गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे CH05। पहले हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस वीडियोस में। अगर किसी ने ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म के ब्लॉग नहीं देखे हैं मेरे, तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लें। और मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मुझे पता है कि जून टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन आने ही वाले हैं, बस 1 जून से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपकी सुविधा को देखते हुए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। पहले बात करते हैं कि चैप्टर कितने हैं इसमें। चैप्टर 20 हैं आपके इसमें। और चैप्टर फर्स्ट है बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। चैप्टर 2 में है आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। चैप्टर 3 में है स्टीरियोकेमिस्ट्री 2। चैप्टर 4 में है इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। चैप्टर 5 में है स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और रिलेशनशिप। चैप्टर 6 में है एल्केन। और चैप्टर 7 में है अल्केन्स। और चैप्टर 8 में है अल्काइंस। चैप्टर 9 में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक्स। चैप्टर 10 में है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और चैप्टर 11 में है हालोजिन डेरिवेटिव्स। चैप्टर 12 में है अल्कोहल एंड फिनॉल। चैप्टर 13 में ईथर एंड सल्फर, एनालॉग्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। चैप्टर 14 एल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर 15 मोनोकार्बोक्सिलिक एंड सल्फोनिक एसिड। चैप्टर 16 सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर 17 में फंक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोकार्बोनिलिक एसिड। चैप्टर 18 नाइट्रो कंपाउंड्स। चैप्टर 19 अमीनो कंपाउंड एंड डाइजोनियम साल्ट। चैप्टर 20 है नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये देखो क्वेश्चन पेपर जो है इस गुलीबाबा की बुक में जून 13 का, दिसंबर 13 का, जून 14, दिसंबर 14, दिसंबर 15, 16, दिसंबर 16, जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18 और जून 19 का सॉल्व। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर के या 5 ईयर के आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इग्नू में। और प्रीवियस ईयर पेपर से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ये इग्नू वाले अराइज करते हैं, जो एग्जामिनर हैं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो है बॉन्डिंग, फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। एक ओवरव्यू दिया गया है इस पे। और ये देखिए क्वेश्चन 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन द टर्म कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, एक्सप्लेन द different type of bond parameter in chemical bonding। अब बात करें तो क्वेश्चन 3 भी इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपने सारे बताने हैं कि sp है, sp2 है, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन। और स्ट्रक्चर भी ज़रूर बनाने हैं आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको पता है कि रिएक्शन तो ज़रूर लिखने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन के बिना काम ही नहीं चलता है। क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म में तो हम ज़्यादा प्रेफरेंस मैकेनिज़्म को देते थे, और यहाँ जो प्रेफरेंस है ज़्यादा वो क्या रहेगी, वो आपकी प्रेफरेंस जो रहेगी वो रहेगी कि आपको केमिकल रिएक्शंस जरूर लिखने हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम डायग्राम्स को देते हैं, तो वैसे ही ऑर्गेनिक में रिएक्शन को देते हैं, ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में हम मैकेनिज़म्स को देते हैं। तो ये हाँ, और नेमिंग रिएक्शन भी बहुत होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बहुत पूछे जाते हैं। जैसे ये देखिए, एक्सप्लेन द IUPAC नॉमेनक्लेचर, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर के लिए पूछा गया है। जैसे ये देखिए, ये सॉल्व किया गया है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा गया है IUPAC नेम।
और इसका नॉमेनक्लेचर पूछा गया है। थियोल्स भी इम्पॉर्टेंट है। देखो जब मैं स्टडी करती थी तो देखो मैंने भी इसमें लिखा है, इट्स इम्पॉर्टेंट। सल्फोनिक एसिड क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखो मैंने भी मार्क किया है, क्योंकि मुझे तो ग्रेजुएट हुए हो गए काफ़ी साल, तो मैं भी आज आपके साथ जब मैं बीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता क्या फ़ील हो रहा है कि मैं भी आपके साथ दोबारा बीएससी कर रही हूँ। मुझे ये फ़ील हो रहा है आपको पढ़ाते हुए। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जैसे ये देखो इनके स्ट्रक्चर आपने लिखने हैं। जैसे ये है प्रोपोनिक एसिड, इसका देखो ये लिखा गया है रिएक्शन, ऐसे आपने लिखना है। ये जून 2013 में भी रिपीट हुए हैं। और ये देखिए राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये देखो IUPAC नेम आपने लिखने हैं, मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी काफ़ी रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देखो अब बात करते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री 1 की। तो ये एक ओवरव्यू दिया गया है। अब इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँगी। तो ये जो इसका जो डिफाइन द आइसोमरिज्म विद एन एग्जांपल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, गिव वन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो इसमें आइसोमरिज्म में क्या इसके क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होगी, चेन में, पोजीशन में। ये पूरा लिखना है आपने, फंक्शनल ग्रुप भी लिखना है इसके, और स्टीरियो आइसोमरिज्म भी लिखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये देखो सिस ट्रांस सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और पूरे स्ट्रक्चर इधर भी बनाने हैं आपने। ये जैसे देखो EZ सिस्टम दिया हुआ है सिस और ट्रांस के लिए, तो ये आपने पूरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं इधर, और पूरा बताना है सिस कौन सा, E आइसोमर कौन सा है, Z कौन सा है। देखो ये जब मैंने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन टाइम में, तब के मैं ये टिक लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपने कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक टाइम पे मैं भी स्टूडेंट थी, मैं खुद भी पढ़ती थी। जब मैंने कभी ग्रेजुएशन किया होगा तो मैंने भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा। असाइन E और Z कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपने बताना है। E है, ये Z है। ये बहुत वैसे इजी भी हैं और ये हर बार पेपर में रिपीट भी होते हैं। ये देखिए राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट्स लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी लिखेंगे आप लोग। ये देखिए राइट द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ ओ हाइड्रोक्सिक नेमिक एसिड हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। दिसंबर 2013 में पूछा गया है ये। देखिए और ये देखो यहाँ भी ऑर्डिनरी लाइट को जो है वो डायग्राम से ड्रॉ करके बताया गया है। ये देखिए पूरा ब्रीफली आपको अगर पूछा गया तो ब्रीफली आंसर देना है। ये नहीं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, वहाँ आप एक ही नंबर का लिख के आए। 5 के अकॉर्डिंग 5 का लिखना है। अगर हाँ वो आपसे 2 मार्क्स का पूछते हैं तो आप थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए ये पूछा गया है डिफाइन द टर्म्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड थर्ड में पूछा गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। मीजो कंपाउंड आर सो मैनी इम्पॉर्टेंट। इन सभी, ये सभी तो हैं ही पर ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए राइट ऑल द पोजीशन स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है, तो ये आपने सॉल्व करने हैं। ये देखिए इसमें भी स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार, वैसे तो राइज कम होते हैं लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड रहता है, कई बार एग्जामिनर डाल भी देता है इन क्वेश्चंस को। ये कॉन्फ़िगरेशन
जो आपने +1 में ज़रूर पढ़ी होगी। एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन, फीचर प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव ड्रॉ, एक्सप्लेन द राइटिंग फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें डायग्राम भी इसमें भी आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चेयर कन्फर्मेशन, बॉट कन्फर्मेशन वगैरह रहते हैं इसमें। और ये देखो, एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर और एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे भी आ चुका है पेपर में। और ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसमें भी इग्नू वाले जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता था पर्सनली, क्योंकि मैंने भी केमिस्ट्री काफ़ी ले रखी थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री में तो बहुत मतलब टफ़ मार्किंग होती है। बाकियों में भी खैर टफ़ होती थी मार्किंग, पर मुझे ऐसा लगता था कि केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही टफ़ मार्किंग करते हैं इग्नू वाले, क्योंकि मैं इतना अटेम्प्ट करके आती थी लेकिन फिर भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे मेरे केमिस्ट्री में। एक मैं आपको अपनी बात बताऊं तो, व्हाट आर राइमिक मिक्सचर, व्हाट इज़ देयर रेजोल्यूशन, ये भी आपने ज़रूर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2014 में भी आया है। और हाँ, कई स्टूडेंट बोलते हैं कि हम केमिस्ट्री कर रहे हैं तो हम उसको मतलब पेन और पेपर से नहीं कर रहे हैं। मैं बोलूँगी आपको कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल पेन और पेपर का यूज़ करके पढ़ें, खासकर जो आपकी इग्नू की केमिस्ट्री है। विदाउट पेन और पेपर पढ़ने से क्या होगा, जो चीज़ें हैं आपको वो बार बार भूलेंगी। अगर आप पेन और पेपर से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें जो कम भूलेंगी आपको। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो पेन और पेपर से बार बार चीज़ों को जो है वो रिपीट करें, क्योंकि वो माइंड में रहेंगी। ये क्वेश्चन 9 की बात करें तो व्हाट आर द कन्फर्मेशनल आइसोमर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, सीसा प्रोजेक्शन कैसे बनाया है, ये भी बनाने हैं। सीसा प्रोजेक्शन वगैरह भी आपने इस यूनिट में ड्रॉ करने हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्सलिप्स्ड कन्फर्मेशन भी आपने ड्रॉ करनी है। ये पूरे स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, वो क्या करते थे, स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं करते थे। फिर वो बोलते थे कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं आए, ना तो कन्फर्मेशन वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करते, स्टैगर्ड प्रोजेक्शन वगैरह, फिशर प्रोजेक्शन वगैरह कुछ ड्रॉ नहीं करके आते थे, उनके मार्क्स बहुत कम आते थे। इसलिए तो मैं बार बार बोलूँगी स्टूडेंट्स को, वो सारी चीज़ें, अगर आपसे कोई चीज़ एंटी क्लॉक वाइज पूछी है, क्लॉक वाइज पूछी है, कन्फर्मेशन पूछी है, या कुछ बॉट पूछी है या चेयर पूछी है, तो आप उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आएँ। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ द 3 कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, व्हाई इज चेयर कन्फर्मेशन द मोस्ट स्टेबल, ड्रॉ द बॉट एंड द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, विच ऑफ द 2 कन्फर्मेशन वुड बी मोर स्टेबल। ऐसे भी पूछा गया है। देखो, जून 13, 14 और 14 में दोबारा से पूछा गया। और देखो, हर मतलब हर टाइप का पूछा गया। एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 4 क्वेश्चनों में, 4 न्यू क्वेश्चनों में पूछा है हर एग्जामिनेशन में। राइट द मोस्ट स्टेबल, तो ये हाँ, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, फिर उनको याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन तो उनको आता होता है, पर उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इन्होंने घुमा फिरा के पूछा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ें और रिटन में प्रैक्टिस करके पढ़ें, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन में ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने जो इग्नू की सीरीज़ है इसीलिए स्टार्ट की थी, क्योंकि बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि
मैंने ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट की है, तो मेरे को 2-3 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही बोला था कि आप इग्नू के बारे में बहुत अच्छा गाइड करते हो, तो आप जो है एक यूट्यूब पे अपनी सीरीज़ जो है वो ज़रूर बनाएं, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकूं। और बॉट कन्फर्मेशन आपने ऐसे बनानी है, ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन ऐसे बनानी है, और फोर्थ हाफ चेयर कन्फर्मेशन देखो ये भी ऐसे ड्रॉ करनी है। मतलब आपको इनमें कन्फर्मेशंस में स्ट्रक्चर ज़रूर ड्रॉ करने हैं, थ्योरीज तो लिखनी है लेकिन स्ट्रक्चर भी आप ज़रूर जो है वो ड्रॉ करेंगे। न्यू मैन प्रोजेक्शन चेयर कन्फर्मेशन की भी ज़रूर लिखेंगे आप। जैसे ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन एंड डेरिवेटिव्स। तो ये भी क्वेश्चन वैसे तो इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म वो इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की बात करती हूँ अब, इफ़ेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्ट ऑन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक्सप्लेन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी आपने इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार बेसिक क्वेश्चन भी डाल देते हैं। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस ऑन विच फैक्टर डज डिपेंड, है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा पोर्शन है, मैंने खुद नोट किया था जब मैं पढ़ती थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह का पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म में है। तो ये आपने जो टर्म्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह ये भी आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी आपने टर्म्स कर लेनी है। और डायग्राम्स भी आपको, अगर डायग्राम्स ड्रॉ करने को बोला है तो आप ज़रूर करोगे, और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वो डायग्राम आप जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने ड्रॉ करनी है। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, ये भी आपने जो है वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने रिटेन कर लेना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दीज बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर solubility. Intermolecular hydrogen bonding increase the boiling point and is also responsible for higher water solubility of compound and why. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जून 2013 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और मुझे भी आया था ये क्वेश्चन, मुझे याद है, इसीलिए देखो मैंने आज ये इतने सालों बाद ये बुक निकाली है और आज भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के टिक लगे हुए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और जून 2015 में भी आ चुकी हैं। बेस पीक, फिंगरप्रिंट रीजन, केमिकल शिफ्ट, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर क्रोमोफॉर्म्स एंड ऑक्सोक्रोमोफॉर्म्स, राइट एक्सप्लेनरी नॉट ऑन क्रोमोफॉर्म एंड ऑक्सोक्रोम्स। तो ये भी आपने जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी हैं। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा,
और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी ब्लॉग को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।